यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। आपके साथ मैं हूं लवी गुंबर और आइए खबरों के सफर की शुरुआत करेंगे। राजधानी देहरादून में एक बार फिर से एक दिन के लिए लॉकडाउन लग गया है। देहरादून में कल यानी रविवार को साप्ताहिक बंदी रहेगी। इस दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें ही खुलेंगी, बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। डीएम की तरफ से सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने अपने इलाकों में लॉकडाउन को लागू करने पर ध्यान दें। अगर कोई नियमों का पालन नहीं करेगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कल बंद रहेगा दून का बाजार। रविवार के दिन दून में लॉकडाउन, सिर्फ जरूरी सेवाओं की ही दुकानें खुलेंगी। कोरोना के संक्रमण को लेकर यह फैसला लिया गया। सभी एसडीएम को डीएम की ओर से दिए गए निर्देश, नियम न मानने वालों पर की जाएगी कार्रवाई। तो एक दिन का लॉकडाउन, रविवार को दुकानें बंद रहेंगी देहरादून में, तो नियम ना मानने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई। कल बंद रहेंगे देहरादून के बाजार। सिर्फ आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई है बंदी से। तो अभी साप्ताहिक बंदी का फैसला लिया गया है और लगातार पहाड़ों पर जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए यह फैसला लिया गया। तो बाजार तहसील वाइज पहले एक ऑर्डर निकला हुआ है, जब नवरात्र के पहले ये फॉलो भी किया जा रहा था बहुत स्ट्रिक्टली। उसको उस ऑर्डर के बेसिस पे जो साप्ताहिक बंदी जिस बाजार की जिस दिन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा। फल, सब्जी, दूध, दवा, पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस सिलेंडर, ये जो एजेंसीज हैं इनको छोड़ करके सभी कमर्शियल प्रतिष्ठान जो है उस दिन बंद रखे जाएंगे। और ये साप्ताहिक बंदी का अनुपालन सभी स्ट्रिक्टली सुनिश्चित करें। नगर निगम इस दिन बड़े लेवल पे सैनिटाइजेशन भी अभियान भी चलाएगा और जो लोग इस आदेश का अनुपालन नहीं करेंगे उनके अगेंस्ट फिर महामारी अधिनियम और आपदा प्रबंधन अधिनियम में कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं किसान बिल के विरोध में कांग्रेस ने देहरादून में प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में किया गया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किसान बिल के विरोध में हंगामा किया। कांग्रेस का कहना है कि किसान बिल किसानों के हित में नहीं है, इससे किसानों की आर्थिक हालत और कमजोर होगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जबरदस्त प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता किसानों का समर्थन कर रहे हैं और किसान बिल का विरोध कर रहे हैं। तो किसान बिल के विरोध में किसानों के समर्थन में उतरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस बिल से किसानों की आर्थिक स्थिति और खराब होगी। तो प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं कृषि कानून के खिलाफ रुड़की में दिल्ली कूच की कोशिश कर रहे किसानों को पुलिस ने रोक लिया। इस दौरान किसानों के साथ पुलिस की धक्का मुक्की भी हुई, मगर किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। पुलिस ने कोविड के नियमों का हवाला देकर किसानों को दिल्ली जाने की इजाजत नहीं दी। हमने कहा हम वहाँ जाएंगे, इन्होंने कहा जी कोरोना चल रहा है, हमारे पास अनुमति नहीं है, आप दिल्ली नहीं जा सकते। तो अनुमति नहीं है तो इन्होंने, हमने कहा तो गिरफ्तारी होगी। इन्होंने कहा आपकी गिरफ्तारी करा जाएगा, मगर गिरफ्तार कर लो। तो अब ये हमें यहाँ उत्तराखंड पुलिस गिरफ्तार करके ले जा रही है। अब जहाँ ही ले जाएंगी, कहाँ ले जाएंगी, लेकिन हमारा जब तक सरकार ये अध्यादेश वापस नहीं लेगी किसानों का आंदोलन समाप्त होने वाला नहीं है। अभी कोरोना का संक्रमण पुनः तेजी से बढ़ रहा है, उसी के संबंध में आप लोगों को रोका गया। यहाँ पे रोक करके आप लोगों से वार्ता करी गई। वार्ता करके उनको आवश्यक हिदायत भी कही गई कि आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए ये जरूरी है कि आप जानबूझ के जोखिम ना लें और हमारा सहयोग करें। इसी के संदर्भ में इनको रोका गया है। वहीं भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच गए हैं। उनके साथ सह प्रभारी रेखा वर्मा भी मौजूद हैं। अपने दौरे के दौरान दुष्यंत गौतम पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। उनका यह दौरा जेपी नड्डा के दौरे को लेकर भी अहम माना जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट। मिशन 2022 की तैयारियों को धार देने के लिए जेपी नड्डा उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, मगर उनके दौरे से पहले ही भाजपा के प्रदेश प्रभारी मंथन करने पहुंचे हैं।
दुष्यंत गौतम 2 दिनों तक पार्टी के तमाम बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। हमारी सारी बैठकें परिचयात्मक रहेंगी, लोगों से पहचान होगी, बातें होंगी, चर्चा होंगी, लोगों की मन की बातों को सुना जाएगा। और उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का प्रवास है 5, 6, 7 3 दिन का। 3 दिन में बैठ के सारी योजनाएं बनेंगी। आगामी चुनाव, वैसे तो हम चुनाव में हर समय रहते ही हैं, चुनाव का हमें कोई डर नहीं लगता। हमारा छोटे से छोटे कार्यकर्ता, बड़े से बड़े कार्यकर्ता हर समय इसके लिए तैयार रहता है। रविवार को भी वो दोपहर 3 बजे प्रदेश पदाधिकारी, दायित्वधारी और जनप्रतिनिधिगणों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान प्रदेश में बन रहे सियासी माहौल पर चर्चा होगी। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के दौरान नेताओं के बीच किसी तरह की गुटबाजी न हो। जेपी नड्डा 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे। उनके दौरे को 2022 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अहम माना जा रहा है, मगर कांग्रेस को लगता है कि आगामी चुनाव में भाजपा का जादू नहीं चलने वाला है। जहाँ जहाँ चुनाव होंगे वहाँ वहाँ ये बांट कर जाएंगे। अमित शाह जा रहे हैं वेस्ट बंगाल, तो ये अन्य जगह जहाँ जहाँ चुनाव हैं वहाँ जाएंगे। तो अच्छी, तो हमें इससे कोई चुनौती नहीं है। कांग्रेस लगातार काम कर रही है और हम यहाँ कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, तो हमें मालूम है, बहुत बारीकी से लगे हुए हैं। उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। उत्तराखंड में वैसे तो भाजपा और कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं, मगर इस बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर आई है, जिससे चुनाव और दिलचस्प हो गया है। ऐसे में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैतुरा की रिपोर्ट। तो मिशन 2022 को धार देने के लिए दौरा काफी अहम माना जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के लिए, अपडेट के लिए सीधा रुख करेंगे देहरादून का। हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अजीत जी, ये जानना चाहेंगे, मिशन 2022 से पहले ये जो दौरा है, प्रभारी और सह प्रभारी पहुंच चुके हैं। जेपी नड्डा का जो दौरा है काफी अहम माना जा रहा है। क्या जानकारियां और क्या अपडेट मिल रहे हैं? लवी, देखिए, जैसा एबीपी गंगा के दर्शकों को हमने पहले भी बताया है कि जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका 120 दिन का एक दौरा शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो रही है। और उस उत्तराखंड के दौरे से यहां पर चूंकि 1 साल बाद चुनाव है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसलिए उत्तराखंड को चुना है क्योंकि उस साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है और उत्तराखंड में एक ही साथ चुनाव होने हैं। तो एक साथ चुनाव होने के मद्देनजर उत्तराखंड से इस दौरे की शुरुआत की जा रही है। ये 5, 6 और 7 दिसंबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उत्तराखंड में प्रवास करेंगे और देहरादून में रहेंगे। पार्टी पदाधिकारियों से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे, विधायकों सांसदों से मिलेंगे और जहां का मंत्रिमंडल है उन सभी से बातचीत करेंगे जी। इससे पहले उनके 3 दिन के प्रवास की तैयारी को लेकर उनके सिपहसालार के रूप में यहाँ राष्ट्रीय महासचिव और दुष्यंत कुमार गौतम जो प्रदेश के प्रभारी हैं, वो पहली बार उत्तराखंड में प्रभारी बनने के बाद आए हैं। और दुष्यंत कुमार गौतम एक वरिष्ठ नेताओं में जिनकी गिनती होती है, एक बड़ा दलित चेहरा है पार्टी के भीतर। तो वो आज से जो उनकी एक्सरसाइज शुरू हुई, जो उनकी कसरत शुरू हुई है उत्तराखंड में, देहरादून में जी, तो वो पार्टी के पदाधिकारियों से मिल रहे हैं। कल भी उनका पूरे दिन का एक कार्यक्रम रहेगा और वो एक पूरा होमवर्क करके दिल्ली लौटेंगे कल शाम, और वो जेपी नड्डा को अवगत कराएंगे कि वहां की इस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो ये उनके आने से पहले का होमवर्क है। ये जगत प्रकाश नड्डा के दौरे से पहले एक रिहर्सल हो रही है। तो प्रभारी अपने आप जान लेना चाहते हैं कि यहाँ किस तरह की परिस्थितियां हैं, वो अपनी रिपोर्ट देंगे और उसके बाद जेपी नड्डा की कार्यक्रमों की उसी तरह से शुरुआत होगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राठी जी इस तमाम जानकारी के लिए, अपडेट देने के लिए। तो ये थे अजीत राठी, हमारे उत्तराखंड ब्यूरो चीफ, जो अपडेट दे रहे थे। एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। देहरादून प्रभारी और सह प्रभारी वहां पर पदाधिकारियों से मिल रहे हैं, उनसे बातचीत हुई है और अब सारा जो फीडबैक है वो दिल्ली जाकर जेपी नड्डा को दिया जाएगा, क्योंकि उनका दौरा काफी अहम माना जा रहा है 2022 से पहले। फिर अब रुक करेंगे बड़ी खबर का। बड़ी खबर अल्मोड़ा से मिल रही है, जहां बढ़ रहे हैं कोरोना के केस। इस वक्त की बड़ी खबर अल्मोड़ा से, कोरोना के 27 नए केस आए सामने। जिले में कोरोना के 91 एक्टिव केस। इस वक्त की बड़ी खबर अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में फूटा कोरोना बम। कोरोना के 27 नए मामले आए सामने। जिले में कोरोना के 91 एक्टिव केस। जिले में अब तक सामने आए कोरोना के 2300 से ज्यादा केस। वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहे। इस दौरान सतपाल महाराज ने की विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया, मगर शिलापट से स्थानीय विधायक भरत चौधरी का नाम गायब है, जिसे लेकर चर्चा गर्म है। इसके बाद सतपाल महाराज ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की, तो वहीं उन्होंने अधिकारियों को नसीहत दी है कि जनता से जुड़े कामों को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए।
तार हैं वो बहुत तेजी से मैं समझता हूँ तेज ब्लास्ट कर रहे हैं। बहुत ज्यादा डायनामाइट का उपयोग हो रहा है जिससे कि पूरी शिखर तक असर जा रहा है। तो इस चीज को मैं जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं गडकरी जी, उनको मैं अवगत कराऊंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराऊंगा और इसमें काम तेजी से हो, ब्लास्टिंग भी सीमित ब्लास्टिंग हो। उधर राज्य मंत्री धन सिंह रावत श्रीनगर के दौरे पर रहे। इस दौरान धन सिंह रावत ने इलाके में चल रहे कई विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। धन सिंह रावत ने कहा कि श्रीकोट के स्टेडियम को खेल गतिविधियों के साथ ही एसपीजी के मानकों के मुताबिक तैयार किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री की जनसभा भी हो सके। उन्होंने कहा कि इसके लिए अलग से बजट भी दिया जाएगा। धन सिंह रावत ने कहा कि श्रीनगर में के बढ़ते क्षेत्र को देखते हुए इसे नगर निगम बनाने की तैयारी है। विकास निगम और जिला प्रशासन की एक संयुक्त बैठक मैंने यहाँ पे की थी और 4 जगह हमने आज निरीक्षण का काम भी किया। एक तो जो सिरकोट में हम एक भव्य स्टेडियम बना रहे हैं, आज उसका निरीक्षण किया गया। दूसरा जो 52 बेड का हमारा हॉस्पिटल बन रहा है, वहाँ पे हम एक बहुत अच्छा पार्क भी बना रहे हैं और पार्किंग भी बना रहे हैं, उसका भी निरीक्षण किया गया। वहाँ पे मौलाराम तोमर जी की भी हम मूर्ति लगाने का प्रस्ताव हमने किया है। तीसरा हम लोग जो रेलवे का पुल बन रहा है हमारा लखनंदा नदी के किनारे, तो वहाँ पे जो हमारे नगर पालिका के द्वारा बहुत कचरा वहाँ पे रखा जाता था, तो वहाँ पे भी हम एक भव्य पार्क का निर्माण कराने वाले हैं। अब खबर रुद्रपुर से, जहां पुलिस ने नाबालिग से रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उसका मोबाइल भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। ब्रह्मपुरा चौकी क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने पुलिस से शिकायत की थी कि पास के ही रहने वाले एक युवक ने उसकी बेटी के साथ रेप किया है। साथ ही लड़की की अश्लील वीडियो क्लिपिंग भी बना ली है, जिसके बाद नाबालिग आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया और उसका मोबाइल भी कब्जे में ले लिया। उधर कोटद्वार के शहीद सूबेदार स्वतंत्र सिंह का अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहीद को आखिरी विदाई देने के लिए बड़ी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर राज्य मंत्री धन सिंह रावत शहीद के अंतिम संस्कार में शामिल हुए। धन सिंह रावत ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। कष्ट की घड़ी है और मैं कह सकता हूं कि इसका जवाब जो है भारतीय सेना जरूर देगी। हमारे प्रधानमंत्री जी देश की रक्षा के लिए हर क्षण जो है अपने पूरा समय देते हैं और आज एक नौजवान फिर हमसे जो है बिछुड़ गया है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक बड़ा निर्णय किया गया है कि कोई भी अगर शहीद होता है तो उसके परिवार से एक आदमी को नौकरी देने का काम हमारी सरकार की घोषणा है। तो कोटद्वार के रहने वाले स्वतंत्र सिंह पुंछ में पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में शहीद हुए थे। उनकी शहादत की खबर से उनके पैतृक गांव में मातम का माहौल है। देखिए रिपोर्ट। हर आंख नम है। कुछ ही दे दिया तुम मेरे को। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि अब वो हमारे बीच नहीं है। क्या पता था कि वो सबको छोड़कर इतनी दूर चला जाएगा, मगर उसकी शहादत पर लोगों को फक्र है। भारत माता की जय, पाकिस्तान मुर्दाबाद। कोटद्वार के शहीद स्वतंत्र सिंह का पार्थिव शरीर जैसे उनके पैतृक गांव पहुंचा तो लोगों की भीड़ उमड़ गई। शहीद को आखिरी विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ गया। स्वतंत्र सिंह की शहादत पर परिवार में मातम जरूर है, मगर उनके बेटे को अपने पिता पर गर्व है। कल दिन में उन्होंने मेरी बहन को फोन किया था, हमें पता नहीं था कि देश के लिए शहीद होने वाले। वो एक हंसमुख मिजाज इंसान थे, वो सभी से फ्रेंडली व्यवहार करते थे। वो कभी किसी के साथ घर में और किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, सभी से अच्छे से रहते थे, सबको अपने घर में बुलाते थे, कभी किसी का अनादर नहीं किया। जुलाई में शहीद सूबेदार स्वतंत्र सिंह अपने पैतृक गांव आए थे, लेकिन बीच में ही उन्हें जम्मू कश्मीर बुला लिया गया।
परिवार के लोगों का कहना है कि स्वतंत्र सिंह ने कहा था कि जनवरी या फरवरी की छुट्टियों में वो घर आएंगे, मगर क्या पता था कि स्वतंत्र सिंह तिरंगे में लिपटकर घर लौटेंगे। एबीपी गंगा के लिए कोटद्वार से गिरीश बिष्ट की रिपोर्ट। तो देवभूमि के लाल की शहादत को सलाम देने के लिए उमड़ा सैलाब। और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए खबरों में बढ़ेंगे आगे। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जोशीमठ पहुंच गए हैं। सतपाल महाराज कल औली का दौरा करेंगे और इस दौरान वो औली में ओपन आइस स्केटिंग रिंक योजना का लोकार्पण करेंगे। सतपाल महाराज सुबह 10:30 बजे लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उधर रुद्रपुर में ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली के ट्रक से टक्कर हो गई और इस हादसे में ट्रॉली सवार एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि 2 मजदूर घायल हैं। हादसे के बाद हाईवे पर घंटों तक जाम लगा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। साथ ही ट्रक को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। वहीं बागेश्वर पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की 150 पेटी बरामद की है। बरामद शराब की कीमत करीब 7.5 लाख रुपए बताई जा रही है। साथ ही शराब की सप्लाई, इस्तेमाल किए जा रहे वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। एसओजी इंचार्ज और उनकी टीम के साथ कोतवाली पुलिस ने बालीघाट पर चेकिंग के दौरान एक पिकअप बोलेरो पकड़ी। वहीं नई टिहरी शहर में जल संस्थान की तरफ से पानी के बिल दिए जाने पर विस्थापितों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने जल संस्थान के अधिकारियों और कर्मचारियों पर मनमानी का आरोप लगाया। टिहरी डैम विस्थापितों का कहना है कि कमेटी और कैबिनेट के फैसले के बाद पानी के पुराने बिल माफ कर दिए गए थे। इस मामले में उप समिति बनाकर कार्रवाई के लिए कहा गया था, मगर यह मामला अभी तक शासन में लंबित है। बावजूद इसके लोगों को पानी के बिल भेजे गए। 3 मार्च 2019 को निर्णय लिया कैबिनेट में कि पिछला जो बिल है वो माफ कर दिया जाए। आगे के लिए एक समिति का गठन कर दिया गया था, जिस समिति के अध्यक्ष जो माननीय श्री प्रकाश पंत जी थे। अब क्या करें, वो बेचारों का स्वर्गवास हो गया। तत्पश्चात इन्होंने फिर बिल देने शुरू कर दिए। हमारी ये समझ में नहीं आती है कि ये मामला शासन में लंबित है कि किसके कहने पे बिल दे रहे हैं। हमारी ये समझ में कुछ भी नहीं आता। पानी के बिल जो है नियमानुसार ही दिए जा रहे हैं। जो हमने एक अपील भी सभी से की थी और बिल के ऊपर भी हमने एक नोटिंग है कि अगर कोई बांध विस्थापित परिवार है तो अपना वो दस्तावेज यहाँ जमा करें, ताकि जो उनके बिलों की प्रतिपूर्ति जो है गवर्नमेंट से की जा सके। उधर रुड़की क्षेत्र की शुगर मिल गन्ने का भुगतान करने में आनाकानी कर रहे हैं। अभी क्षेत्र की शुगर मिलों पर किसानों का करोड़ों रुपए बकाया चल रहा है। राज्य मंत्री धन सिंह रावत कह रहे हैं कि सरकार ने किसानों का बकाया गन्ना भुगतान कर दिया है, मगर बड़ा सवाल यह है कि जब किसानों को उनके गन्ने का भुगतान कर दिया गया है तो फिर अभी तक शुगर मिलों ने गन्ने का बकाया भुगतान क्यों नहीं किया। घोषणा कर दिया है कि हमने 100% जो गन्ना किसान है उनका पेमेंट कर दिया है। जो गन्ना का अतिरिक्त पेमेंट है वो भी 10 दिन में और दिया जाएगा। ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दिया है और मुझे लगता है कि किसानों के लिए हमारी सरकार ने 1 लाख रुपए 0% पे दे रही है, 3 लाख रुपए 0% पे दे रही है और 5 लाख रुपए 0% पे दे रही है। विश्व की कोई सरकार ऐसी नहीं जो कि किसानों के लिए इतना काम कर रही है। हमारे राज्य के मंत्री धन सिंह रावत जी वो जो ये बयान दे रहे कि हमने 100% गन्ना भुगतान किसानों का करा दिया है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इकबालपुर चीनी मिल पर पिछले 2 साल का बकाया 145 करोड़ आज भी चल रहा है। उत्तम शुगर मिल पर लगभग 90 करोड़ रुपए अभी तक बकाया है और लक्सर शुगर मिल पर भी अभी बकाया। तो मंत्री जी जो ये कह रहे उनका जो ये बयान है बिल्कुल गलत है और ये किसान विरोधी बयान है। उधर पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में सर्दी के मौसम में भी बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बताया जा रहा है 2014 में भूकंप की वजह से स्कूल का भवन क्षतिग्रस्त हो गया था, मगर स्कूल के भवन के अब तक मरम्मत नहीं हो पाई है। स्कूल में मौजूदा समय में 500 बच्चे पढ़ाई करते हैं, मगर स्कूल की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि अगर कोई हादसा हो गया तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा। हमारे स्कूल में कमरे बहुत कम है और जिस वजह से बच्चों के लिए जगह नहीं होती है, तो फिर ऐसे हम खुले बरामदे में ऐसे बैठते हैं। पढ़ना पड़ता है क्या?
हाँ सर, यहाँ जब बारिश होती है तो फिर छत टपकती है और इस वजह से हम बरामदे में बैठते हैं। कितना समय हो चुका है भवन को ध्वस्त हुए? सर मैं जब से यहाँ पढ़ती हूँ तब से मैंने ऐसे ही देखा है। पिथौरागढ़ में नेपाल सीमा पर मौजूद झूला घाट, जौलजीबी, बुलवा कोट और धारचूला के झूला पुलों को अगर आज बंद कर दिया जाएगा। भारत नेपाल की आपसी रजामंदी के बाद भारत में सेना और अन्य विभागों में नौकरी कर चुके नेपाली पेंशनरों के लिए 5 दिन के लिए पेंशन लेने के लिए यह पुल खोला गया था। पुल खुलना ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं तो ये समझता हूँ कि शायद ये पेंशनरों के लिए कह के खोला होगा, ये अलग चीज है, लेकिन पेंशनरों के लिए ये लगातार खुलना चाहिए, क्योंकि उनकी जो दिक्कतें हैं, जो उन्होंने इतने साल तक भारत सरकार की सेवा की है, यहीं पर अपना जीवन बिता रखा है, खाली 5 दिन के मात्र खोलने से शायद मैं नहीं समझता हूँ कि उनका पूरा हो पाएगा। ये तो खाली एक ऐसा जमरानी बांध जैसी महत्वपूर्ण योजना को जल्द ही पंख लग सकते हैं। पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद परियोजना का काम जल्द ही आगे बढ़ सकता है। जिस बांध को करीब 44 साल पहले 61 करोड़ में बनना था, आज उसी परियोजना की लागत 2600 करोड़ के आसपास पहुंच गई है, जिसके लिए जमरानी डैम से लेकर हल्द्वानी के अलग अलग कोनों में 116 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन डाली जाएगी। जो हमारी कंपनसेटरी लैंड के इश्यूज थे और जो हमारा डूब क्षेत्र में सुविधाएं देनी थी या उसका सर्वे होना था, फॉरेस्ट लैंड, नाप लैंड, कंपनसेटरी लैंड, एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस, सो वो काफ़ी हद तक पूर्ण हो गया है। सो इसमें जैसे ही हमें केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से जैसे निर्देश प्राप्त होंगे, उसी के लिए अकॉर्डिंगली हमारा जमरानी यूनिट आगे प्रोसीड करेगा। वहीं पौड़ी जिले को अब हेरिटेज शहर के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जिससे पर्यटकों की आमद पौड़ी में बढ़ाई जा सके और कंडोलिया पार्क से लेकर मॉल रोड शहर का नजारा बदल देंगे, जिससे शहर नए कलेवर में नजर आएगा। इस कवायद की शुरुआत कंडोलिया पार्क से हुई है। पार्क में चलने के लिए संपर्क मार्गों पर नक्काशी से बने पत्थर बिछाए जा रहे हैं। उधर रुद्रप्रयाग में मशरूम की खेती करने वाले किसानों को बाजार नहीं मिलने से नुकसान हो रहा है। लॉकडाउन के दौरान उत्तराखंड लौटने वाले किसान मशरूम की खेती कर रहे हैं, मगर इन किसानों को मशरूम की सप्लाई के लिए ना बाजार मिल रहा है, ना ही ट्रांसपोर्टेशन की उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। उधर वन मंत्री हरक सिंह रावत की डांस करती हुई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें हरक सिंह रावत पहाड़ी के एक गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। हरक सिंह रावत के डांस का वीडियो वायरल। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का डांस देखिए, पहाड़ी अंदाज में जमकर थिरकते नजर आ रहे हैं हरक सिंह रावत। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी बस इतना। एबीपी गंगा पर खबरें लगातार जारी हैं, आप रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।